सभी को जय श्री कृष्ण। चौपाल चर्चा के एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी एफओई की चेयरपर्सन श्रीमती जयश्री जी बाहेती को। आज गांधी जी का एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, तो आज हम उन्हें शत शत नमन करते हुए और नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं और आने वाले पर्व दशहरे की आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। आज हमने बहुत अच्छा विषय चुना है और जब घर पर शादी होती है बहुत सभी उत्साह के साथ वो उस शादी के लिए तैयारी करते हैं और साथ साथ आज एक टेंशन भी हो रहा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, द बिग फैट वेडिंग्स, जो कि हमारी संयोजिका अनुराधा जी एवं रमा जी इसको आगे बढ़ाएगी और हम सब मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू संयोजक। हमारे जनमानस में भव्य विवाह समारोह ऐसे रच बस गया है कि संतान की जन्म के साथ ही हम उसके विवाह के सपने देखने लगते हैं और साथ ही पैसा भी जोड़ने लगते हैं। एक विवाह समारोह में अपने जीवन की अधिकांश पूंजी लगा देते हैं, कभी तो शान शौकत के लिए कर्ज भी ले लेते हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसी, ऐसी मानसिकता शादी के उत्सव में भी लगाने लगे हैं कि अगर शादी उससे अच्छी नहीं की तो कैसे, उस लेवल की नहीं की तो कैसे। यह एक ऐसा उत्सव है जहां सबसे ज्यादा कथनी और करनी में फर्क दिखाई देता है। सामाजिक मंचों से आदर्शवादी बातें होती हैं, पर यथार्थ में राजसी ठाठ वाले ब्याह ही लोगों को भाने लगे हैं। और इवेंट मैनेजर्स, कोरियोग्राफर्स, केटरर्स, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, इन सब की एंट्री ने इन सबको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। इसमें घर धनी का पैसा, मेहनत सब कुछ तो लगता ही है, पर अतिथि पर भी बोझ बढ़ रहा है। एफर्ट, पैसा, समय, सभी कुछ। और आज शादी के रिश्तों की उम्र पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो ऐसे में क्या ऐसे आयोजन उचित हैं? क्या हम सब सही दिशा में जा रहे हैं? इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए, इस परिचर्चा को कोऑर्डिनेट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हम सबकी चहेती डॉक्टर अनुराधा जी जाजू को। रमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री जी, मेरे साथ जो आप विशेषण ऐड करती हैं, सबकी चहेती, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, इस विशेषण के लिए। चलिए आज की ये परिचर्चा हम शुरू करते हैं, हमारी खुद की चौपाल चर्चा। जैसा कि हमारा हमेशा का एक रिचुअल है, मैं इसको रिचुअल ही कहूंगी, पद्धति कहूंगी, कि चूंकि आज का टॉपिक भी काफी व्यक्तिगत टॉपिक है, इंडियन फैट वेडिंग। जितना जितना बड़ा ये विषय है उतना ही ये विषय व्यक्तिगत है। इसलिए अगर इस विषय को एक विस्तार देने के लिए आपके साथ चर्चा करते समय अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे ग्रुप से अगर आपके मन को कहीं कोई चोट पहुंचती है, तो मैं उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थना कि हम इस विषय में क्या लेना चाह रहे हैं, क्या बात आपसे करना चाह रहे हैं। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि हम जैसा इस परिचर्चा में हमेशा से हमारे पास 1 से 2, 3 पीढ़ियां यहाँ पे मौजूद रहती हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे साथ के लोग भी हैं और यंग जनरेशन भी ऐड होती है। तो प्रश्न हमारा यहाँ पर आपसे ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है, आपने अपने परिवारों में अभी आजकल जो शादियां आप देख रहे हैं, आपको क्या ऐसा लगता है कि शादियों के माहौल में परिवर्तन आया है? बहुत सीधा सरल प्रश्न है मेरा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले के विवाह आयोजनों में और आज के विवाह आयोजनों में अंतर आया है? अगर आपको लगता है कि हाँ अंतर है, तो किन्हीं 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। आप हमें बताएं कि आपको कैसे लगता है कि विवाह में अंतर आया है। जी मैम, आजकल एक तो दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है और पहले जो शादी ब्याह में होता था कि सब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, आजकल बड़े बड़े होटल्स में शादी होती है तो सब लोग अपने रूम्स के अंदर बैठे रहते हैं, ज्यादातर लोग अटेंड करते हैं नहीं करते हैं, सब लोगों को अपना कन्वीनियंस ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो शादी के रिचुअल्स जो होते हैं वो कहीं दूर रह जाते हैं। ओके, तो आप
के पॉइंट्स को समराइज करूं तो आज की शादियों में दिखावा ज्यादा है, प्लस ये आयोजन काफी बड़ी बड़ी जगहों पे होते हैं, तो लोग एक छत के नीचे इकट्ठे नहीं होके अपना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। आई थिंक आप ये कहना चाहती हैं कि कहीं वो अपने रूम्स में रहते हैं, कहीं उनका एक ग्रुप बन जाता है। ओके, थैंक यू शिखा जी। शादी में जो हम पारंपरिक तौर से रिवाज जो हम करते थे, कि जो भी रस्में करते थे, वो ट्रेडिशनली उस वे में नहीं रह के एकदम फैंसी हो गई है। जैसे हल्दी सेरेमनी में हल्दी लगाना तो बहुत साइडलाइन हो गया है, अभी सिर्फ वो गेंदे के फूल हल्दी सेरेमनी निभा रहे हैं। एंड पूल पार्टीज वगैरह जो कि मतलब जो भी हमारे रिवाज हम ये सोच के करते थे कि हमारे हर रिवाज के साथ कोई रीजन है या उससे मतलब कुछ हमें आशीर्वाद मिल रहा है दूल्हा दुल्हन को, वो सब चीजें साइड में हो गई है और सिर्फ फैंसी दिखाने के लिए हम कुछ और ही कर रहे हैं। ओके, तो प्रिया जी आपकी बात को समराइज करूं तो आप ये शायद बोलना चाहती हैं कि जो हमारे रीति रिवाज हैं उनका स्वरूप बदल गया है। हाँ, जो उनका मौलिक स्वरूप है, जो उनका बेसिक जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बदल करके कुछ और फॉर्म हो गया है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सविता जी का कहना है कि सभी फंक्शंस को अतिशयोक्ति के साथ निभाया जाता है। वही बात हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ये बातें की जाने लगी है। बस सबसे पहला तो अपना पहनावा है, हर फंक्शन पे एक कलर में पूरी फैमिली को होना चाहिए, और अगर हम 4 जन हैं 8 जन हैं एक फैमिली में, उसके अलावा फिर बाकी सभी लोग भी हर एक दिन का अलग, हर फंक्शन का अलग अलग कलर। अगर हमारे पास कपड़े नहीं है तो उसके लिए हमें पहले से उसकी प्रिपरेशन करनी है। देन फिर उसके बाद खाने में मतलब एक जो चीज है वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, नई से नई वैरायटी होनी चाहिए। और फिर तीसरा तो जो इन्होंने बताया कि हम अपने रस्मों रिवाजों की ओर कम ध्यान देकर केवल और केवल एंजॉय कैसे किया जाए, और एंजॉयमेंट मतलब केवल डांस करना। जो हमारे गीत और जो थे वो सब छूट गए हैं, और केवल डांस करना, और जो फैमिली में बैठकर जो हम लोग गीत गाते थे या करते थे वो सब तो दूर हो गया, और केवल स्टेज पर एक ट्रूप को बुलाकर उसके साथ जो प्रोग्राम किया जाता है उस सिर्फ ध्यान दिया जाता है, बाकी सब सिर्फ ऑडियंस होती है। हाँ, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि अगर संगीत संध्या हो जाती है तो लोग कहते हैं हमारी तो आधी शादी हो गई, अब बाकी तो होती रहेगी। बस संगीत संध्या हाँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था शादी का, जिसके लिए महीनों से तैयारियां चल रही थी। ये हो गया तो सब हो गया। यही है कि शादी का वास्तविक रूप बदल चुका है, सिर्फ दिखावटी और बनावटी रूप रह गया है, जो जी। विवाह के नाम पर पे एक फॉर्मेलिटी के रूप में निभाया जाता है बस। और बोलते हैं कि खर्चीली शादी बंद करो बंद करो बंद करो, वो 10 गुना बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जा मतलब रही है। वास्तविकता से बहुत दूर है। आज की शादी सिर्फ एक शो पीस बन के रह गई है। ये बात सच्ची है, किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगी। बस ये शॉर्ट में मैं नहीं, इतना ही कहना आप चाहूंगी बिल्कुल बस। निश्चिंत होकर अपनी बात कहें। आपकी तरफ से मैंने हाँ। पहले ही माफी मांग ली है, तो आप अपनी बात को निश्चिंत होकर कह हाँ, सकते मैं हैं। वही कहना चाहूंगी, जी। सिर्फ वास्तविकता से कोसों दूर दिखावटी और बनावटी रूप रह गया है। शादी एक फॉर्मेलिटी रह गई है, फैशन शो जी, बन जी, के रह जी। गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। संस्कारों से तो बहुत दूर है। वास्तविक व्यवहारिक संस्कार तो किसी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। चलिए, हाँ। हम इस क्वेश्चन को, अब मैं आप जितने लोगों ने उत्तर दिए उनकी बात को समराइज करती हूँ। तो किसी का कहना ये है कि जो हमारे जो रीति रिवाज हैं वो सिर्फ नाम के रह गए हैं, उनका स्वरूप इतना बदल गया है कि वो अपनी मौलिकता खो चुके हैं। तो किसी ने बताया कि चूंकि डेस्टिनेशन मैरिजेस होती हैं तो वहां पे फैशन शो की तरह सिर्फ हमारे ड्रेस कोड्स और इन सब पे ही काम होता है। किसी ने कहा कि शादी का पर्याय जो है वो अब डांस और ये सब ही रह गया है, और जो उसकी वास्तविक अर्थ है मैरिज का, जो विवाह का, वो अब कहीं पीछे छूट गया है। एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे चैट बॉक्स में आई है कि हमारे कोई भी कार्यक्रम टाइम पे नहीं होते, यानी किसी भी तरीके का जो हम कह सकते हैं कि जो मांगलिक समय निकाला जाता है, मुहूर्त निकाला जाता है, उसके कोई मायने अब इस आजकल की शादियों में नहीं रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले प्रश्न पे मैं जाती हूँ कि जब आपको ऐसा लगता है कि आज की शादियों में और पहली शादियों में काफी बदलाव आया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बदलाव के कारण खर्चे भी बहुत बड़े हैं? जी, जी, एक तो
यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम पुटिंग दिस पॉइंट कि शादी आजकल एक पार्टी की तरह हो गई है, एंड यंगस्टर्स कुछ जनरली कंफ्यूज रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पुश करते रहते हैं। मैं करूँ, मुझे अगर शादी करनी है तो इसी स्टाइल में करनी है मेरे, मतलब बिकॉज दे आर सीइंग द वर्ल्ड इन देयर वे। काफी सारा वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है इन देयर थॉट प्रोसेस। अभी भी मैं आई एम नॉट एबल टू पुट माय थॉट्स इन हिंदी क्योंकि मेरा भी दिमाग इंग्लिश में ज्यादा चल रहा है। सो No, that's okay. I will definitely आपके लिए मैं help that is exactly what is happening when it comes to the the younger generation, that they want to celebrate it to the maximum. So किसी का celebration हो सकता है in the western style completely, जो भी वो लोग देख के आ रहे हैं बाहर, या तो पढ़ने के लिए जाते हैं या उनके दोस्त का, right from the pre-wedding shoots. पहले it was just a photo shoot, now it has become a video shoot. They want to feel they want to feel the celebrity status. वो the Instagram culture, whatever you want to call it, there are the reasons are umpteen. So that is one of the reasons where societal pressure from the youngsters who are getting married in this generation, उनको वो value system पता नहीं, it could be a corrupted system कि ऊपर से नहीं आ रहा है उनको, they don't know the importance. Yeah, it is the other way around where the youngsters are saying कि हाँ ठीक है, आपके टाइम में आपने कर लिया, अब हमारी बारी है तो हमको हमारे स्टाइल से करना है। Okay. So this is one of the reasons why expenses are going up. Okay. So निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी व्यूज रखे, बिकॉज यंगस्टर्स के व्यूज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम पीढ़ियों की बात करते हैं तो हर पीढ़ी का जो व्यू है वो आना बहुत जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू निखिल जी का कहना ये है कि जो यंगस्टर्स शादी करते हैं, वो जो भी शादी में होने वाले रिचुअल्स हैं या कार्यक्रम है, उनमें से आधे ज्यादा तो अपने पेरेंट्स को सिर्फ खुश करने के लिए करते हैं, कहीं एक इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी, हम उनकी बात सुने, कुछ इस तरह का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। और उनके अपने कुछ डिमांड्स हैं, उनके अपने कुछ थॉट्स हैं, उनका अपना एक ब्रॉटअप है, वो उसके अकॉर्डिंग शादी के रिचुअल्स को चेंज कर रहे हैं, जैसे प्री वेडिंग शूट के बारे में उन्होंने बताया, और उसकी वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे तो हर जगह पर बढ़े हैं, क्योंकि हर जगह जब हमें एक से जो हमने पहले देखा है उससे कुछ नया करना है, उससे कुछ आगे बढ़ना है, वो चाहे ड्रेसअप का हो, चाहे प्री वेडिंग शूट हो, चाहे मेहंदी का हो, छोटे से छोटा हम गणपति जो घर में रखते थे उसके लिए भी अब होटल में एक दिन बुक होता है। मतलब जो प्रोग्राम हम घर में 7 दिन में घर में बैठकर करते थे, 7 दिन के हमारे प्रोग्राम बाहर होने लगे हैं। तो जब 7 दिन हम बाहर और तैयार होकर जाएंगे करेंगे तो खर्चे हर जगह पर बढ़े हैं, और उसके लिए हमें कोई ना कोई फिर वही बात कि हमें एंजॉयमेंट चाहिए, तो किसी न किसी पार्टी को बुलाना है, कोई गाने बजाने वाले को बुलाना है, तो घर के लोग तो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस रह गए हैं। ड्रेसअप करते हैं, ऑडियंस की तरह बैठते हैं, खाना खाते हैं और फिर से आ जाते हैं। मेरा कहना यही है कि जो पहले मौलिकता थी शादियों में वो आज नहीं रही है। प्रमुख कारण इसका यही है कि आजकल के बच्चों को, या तो हमारे पेरेंट्स की गलती है तो कि हमने ज्यादा छूट दे रखी है। अब मेरा अगला प्रश्न आपके साथ में ये आता है, आप लोगों के साथ में, कि ये जो बदलावों की हम बात कर रहे हैं, कहीं पे हमने कहा कि जैसे सविता जी ने बताया कि हर फंक्शन बाहर जाके होने लगा है और हर फंक्शन की जिम्मेदारी एक इवेंट मैनेजर को दे दी जाती है, वो ही सारी चीजें अरेंज करते हैं, हम सिर्फ एक डमी की तरह, एक गेस्ट की तरह तैयार होते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं, उससे ज्यादा हमारी कोई भागीदारिता होती नहीं है। तो अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि क्या ये बदलाव जो हम ये सब देख रहे हैं, उसका कारण क्या है? सोच में परिवर्तन हो गया ना, समाज देखा देखी होड़ा होड़ी है कि भाई। ओके, तो एक कारण ये है कि हम एक दूसरे को देखकर आगे देखा देखी कर रहे हैं, हम एक दूसरे की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कारण है? ये कारण तो ठीक है सविता जी, अब कोई और मुझे बताए कि और क्या कारण आपको लगता है? एक 5 सेकंड लीजिए जी। पुष्पा आंटी प्लीज। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे जो भी अभी शादियां कर रहे हैं या उनकी एज बढ़ती जा रही है तो वो अर्निंग मेंबर्स हो गए हैं, तो अपना पॉइंट भी रखते हैं कि हमको इस हिसाब से शादी करनी है, इसका खर्चा हम उठाएंगे, तो पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है। इसलिए वो रीति रिवाज का रूप उनका बदल रहा है। जो घर में होता था मेहंदी के लिए जैसे चाची मामी ताई एक दूसरे को लगाते थे, लेकिन आज बाहर से 8-8 दिन रह करके वो मेहंदी लगा के जा रहे हैं, घरों में ठहर रहे हैं वो बच्चे। तो मतलब इस तरह से हर चीज का खर्चा बढ़ता। मेकअप के लिए मामियों को तैयार करने अलग है, बहू को अलग है, दुल्हन को अलग है। इस तरह से खर्चों का कुछ तालमेल ही नहीं है कि कहाँ से ये काम। बदलाव आ क्यों रहा है? हमें क्या जरूरत पड़ रही है रिचुअल्स को बदलने की? हमें क्या जरूरत पड़ रही है शादी के प्रारूप को बदल देने की?
कि कुछ तो हमको ही कहीं तो जाकर के स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि भाई ये काम हमारे घर में नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पे हम हो जाते हैं कि भाई नहीं, मेरे ताऊ ने कहा या मेरे चाचा ने कहा या बच्चों की ख्वाहिश है या बहू की ख्वाहिश है, हम वहां पिघल जाते हैं। जी। मेरा ये कहना है कि आजकल बच्चे एक एक हो गए हैं, किसी का एक है, किसी के दो हैं, और वो अपनी ख्वाहिश से मतलब यही सोचते हैं कि अरे मेरा एक बेटा है या एक बेटी है तो मैं उसकी अच्छे से शादी करूं। तो ये चीज मैंने अभी तक देखी है। जी और मीन अभी जो बोले हैं उसमें मेरा खाली कंट्रीब्यूशन ये है कि बॉलीवुड का बहुत बहुत ज्यादा असर आया है शादियों पे। हाँ, तो मतलब जहाँ थोड़ी सी अच्छी शादी हुई तो ये तो बॉलीवुड से कम नहीं थी, ये तो बॉलीवुड वेडिंग थी। तो कंपैरिजन मतलब राशि प्रोडक्शन का सीधा सीधा हाथ है हमारे खर्चे बढ़ाने में। ओके ओके, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। जी, मुझे एक बात ये शायद समझ में आती है कि जो पहले पारिवारिक एक दूसरे के साथ सहयोग होता था वो अब नहीं रहा। आप जाकर उसको अटेंड तो करना चाहते हैं सब प्रोग्राम को, सब रिचुअल्स को, पर उसमें भागीदार नहीं होना चाहते हैं। इसलिए होस्ट को मजबूरन जो बाहर जाके करना है या इवेंट मैनेजर को देना है, ये शायद उसकी मजबूरी भी हो सकती है और अपने आप फिर तो वेरी खर्चे गुड, बहुत बहुत सही बात आपने कही। कहीं कहीं एकाकी परिवार भी हैं जिनकी वजह से बाहर जाना ही पड़ता है, बाहर वालों की हेल्प लेनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो धर्म है वो तो हो गया रिवाज, और रिवाज हो गए दिखावा। शादी कोई मजाक नहीं है। शादी 16 संस्कारों में से जो हमारे सनातन धर्म में है उसमें से एक संस्कार है। पहले तो ये बड़े धार्मिक रीति रिवाज से किया जाता था, अब ये सिर्फ दिखावे के अंतर्गत आ गया। और वही जैसा सब लोगों ने बताया कि कंपटीशन के उसमें आ गया है कि भाई जब बच्चे भी कमा रहे हैं तो वो खर्च कर सकते हैं, तो कहते हैं कि भाई हमारा ऐसा होना चाहिए, उसका ऐसा हुआ है तो वो ऐसा होना चाहिए। बाकी ये 16 संस्कार में, और संस्कार हम बच्चों से छीन रहे हैं। ये गुड मॉर्निंग है ना, ये गुड मॉर्निंग अकेला गुड मॉर्निंग नहीं है, इसमें बहुत सारे संस्कार हमारे दब जाते हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद। बड़ों से लेके बच्चे तक, पेरेंट्स तक, सब फिल्मी और टीवी सीरियलों के रंग में रंगे हुए हैं। बच्चों को दोष देना ही नहीं है, माता पिता भी रंगे हुए हैं उसी रंग में। माए भी उसी लय में तैयार होती है और उसी लय में शादी करती है। इसलिए दोषी तो दोनों पीढ़ी है, खाली बच्चों को दोष देना उचित नहीं बच्चों है। को दोष देने की बात तो मतलब हमने की ही नहीं, क्योंकि शादी में जैसा कि किसी ने बताया था कि शादी में, हाँ इन्होंने निखिल जी ने बोला कि भाई ज्यादातर तो शादी में चीजें माँ बाप को खुश करने के लिए बच्चे कर लेते हैं। तो बेचारे अभी बच्चों की तो बात कहीं आई नहीं। तो अगर मैं इस प्रश्न को, जो कि मेरा प्रश्न ये था कि हम सब इस बात को मानते हैं कि हमारे घर की शादियों में, आयोजनों में बदलाव तो आ रहा है और इस बदलाव की वजह से खर्चे भी बहुत बढ़े हैं। तो अब प्रश्न ये था कि आपको क्या लगता है इनके क्या कारण हो सकते हैं? तो जो आप लोगों ने कारण बताए उनको मैं समराइज करने की कोशिश करती हूँ। किसी ने बताया कि सबसे पहले तो ये देखा देखी की होड़ है, किसी एक के घर में हुआ तो दूसरे के घर में होना लाजमी, वो भी एक स्टेप आगे। अगर किसी ने 2 रुपए का कुछ किया तो हमें और एक कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है, इस वजह से ये है। प्लस बॉलीवुड राजश्री प्रोडक्शंस का हमारे ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट है। फिर किसी ने बोला कि हमें ये पता ही नहीं है, जैसे निखिल जी ने बोला कि काफी चीजें तो हम इसलिए कर लेते हैं कि पेरेंट्स ने बोला, और किसी ने कहा कि बच्चे खुद कमाने लगे हैं तो अब वो खर्चा करने लगे हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आया कि एकाकी परिवार है, जो हमारे परिवार के एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, वो केवल अटेंड करने आती हैं, जिम्मेदारी लेने आगे नहीं आती। तो जब जिम्मेदारी लेने आएंगी नहीं तो ऑब्वियसली हमें बाहर जाना पड़ेगा, इवेंट वालों को पकड़ना पड़ेगा और खर्चे तो बढ़ेंगे। मजा किसमें आता? अगला प्रश्न मेरा कि मजा किसमें आता है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस प्रश्न को थोड़ा और बढ़ाती हूँ। हल्दी पे सब के सब पीले रंग से रंगे हुए कपड़ों में बैठे हैं, उसमें मजा आता था? या वो जो घर में गपशप होती थी और उसके बाद में वो एक 7-8 जो भी नंबर होते हैं उसमें उन लोगों को लेकर के हल्दी लगाई जाती थी और छेड़छाड़ होती थी थोड़ा लड़की के साथ में इस तरह या लड़के के साथ में, उसमें मजा आता था? या वो गेंदे के फूल की होली में मजा आता है? किसमें मजा आता था? बात है केवल बस पैसा खर्च करने में जो आनंद आता है बस किसी में नहीं आता है। पैसा खर्च करो, मनोरंजन, बस 2 ही चीजें हैं, खुद की कमाई चल रही है
और पैसा खर्च करने में जो आनंद आ रहा है कि जितना हो सके कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ वहाँ फूलों की डेकोरेशन में, किसी प्रकार खाने पीने में किसी प्रकार की कहीं भी कोई समझौता नहीं, बस पैसा खर्च में मजा आता है यार। चाहे हम लोग ये पैसा बैंक से, लोन से, या नहीं तो किसी प्रकार से कहीं से भी ला लो, बस पैसा खर्च करने में आनंद आ रहा है। पैसा खर्च करने में आनंद आ रहा है, तो पहले वाली शादियों में कम आनंद आता था जहाँ पैसा कम खर्चा होता था, ऐसा क्या? मनोरंजन बढ़ गया है ना, मनोरंजन बढ़ गया। ओके। घर में देखिए, आज समाज में कहीं भी चले आओ, कोई भी समाज में चले जाओ, बिना मनोरंजन के कार्यक्रम अधूरा है। मनोरंजन बिल्कुल इसका साक्षात प्रमाण, प्रमाण तो चौपाल चर्चा है भट्टर जी। अगर इस चर्चा के साथ हम ये भी लिख देते कि आपको 2 लेटेस्ट टेक्निक सिखाई जाएगी गरबा की, फिर भीड़ देखते आप, फिर हमारे पास मैसेज आती कि आपने 100 का जूम क्यों रखा। तो यहाँ तो एंटरटेनमेंट जहाँ नहीं है वहां भीड़ कम है, ये तो बिल्कुल सत्य है, सही बात आपने कही। और अपूर्वा जी हमारे साथ एक यंग जनरेशन भी है। अपूर्वा जी, आप बता सकते हैं किस में मजा आता था? पहले तो मैं बोल देती हूँ कि शायद मेरे विचार से बहुत लोग सहमत ना हो या थोड़ा हर्ट हो जाए। मुझे ये लगता है कि आज की शादी में, क्योंकि मेरी भी आजकल की ही शादी है, मुझे लगता है कि आज की शादी में सिवाय दूल्हा दुल्हन के बाकी सबको मजा आता है। दूल्हा दुल्हन जो होते हैं ना, वो पूरे दिन वेट कर रहे होते हैं कि ये रिचुअल्स में हमें मतलब हम फूलों की होली खेल रहे हैं, या इतने लोग जो उनको देख रहे हैं, प्री वेडिंग शूट हो रहा है। यकीन मानिए बहुत उसके पीछे ना मेहनत लगती है। आप एक फोटो हम दिखाते हैं, उसके पीछे कितने टेक्स लगते हैं वो दूल्हा दुल्हन ही जानते हैं। और दूसरी बात, जो वो फूलों की होली है, या कलर कोऑर्डिनेटेड ड्रेसेस है, या शादी में फ्लेयर करते हुए दुल्हन को एंट्री लेनी है, ये सब में बहुत मेहनत है। और सिवाय किसी का भी पैसा खर्च हो, माँ बाप का या अपना, उसके अलावा किसी कुछ एंजॉयमेंट नहीं होता कि हाँ हमने अपनी शादी इतने लाख की करी थी या इतने हजार की करी थी, इतने लोग आए थे। आप आधे से ज्यादा लोगों को जानते भी नहीं है, वो भी आपको नहीं जानते हैं। एक सिंपल वेडिंग जहां आप पंडित जी से फेरों पे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस फेरे का अर्थ क्या है, वहां पीछे से आपके जो ढोल शहनाई वाले होते हैं वो आपको सुनने भी नहीं दे रहे हैं कि मंत्रोच्चार का मतलब क्या बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सिवाय दूल्हा दुल्हन के बाकी सबको मजा आता है, क्योंकि लड़की के माँ बाप बोलते हैं हमारे ये अरमान है, लड़के के माँ बाप बोलते हैं हमारे ये अरमान है। जी, जूता तो छुपाया ही जाएगा, मजे तो होंगे ही, बट दूल्हा दुल्हन वहां वेट कर रहे होते हैं कि अगर हम तो एक दूसरे को पहले देख ले, एक दूसरे को समझ ले। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो फेरों का इंजॉयमेंट होता है कि आपके फादर आपका कन्यादान कर रहे हैं, आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, आप उसकी जो भावनात्मक क्षण है उसको नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आपके भाई भाभी वहां पर जूता चुराने में बिजी होंगे, मांगे करने में बिजी होंगे, वूपर्स लेकर कर रहे होंगे। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ही सुंदर अपूर्वा जी, और आई अप्रिशिएट कि ये जनरेशन ने अपनी बात कही, क्योंकि ये जनरेशन, क्योंकि हमारे बीच में ज्यादातर ये बोला जाता है कि भाई हम क्या करें, बच्चों की ही डिमांड होती है, बच्चों का मन रखने के लिए ये नई नई चीजें हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन आपने बिल्कुल शायद बहुत सारे मनों को छुआ होगा यहाँ पे कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो जो फोटो सेशंस और इन सब के चक्करों में आपने मन की शायद व्यथा भी कही कि जो फोटो सेशन देख के लोग खुश होते हैं, उसके पीछे एक्चुअली बहुत मेहनत होती है। तो प्रश्न ये है कि इतनी मेहनत की जरूरत है कहाँ? बहुत सारे चैट बॉक्स में मेरे पास में यहाँ पे आया कि आज जो एंटरटेनमेंट होता है उसके साथ कोई डाउट नहीं है कि उसमें मजा बहुत आता है, ठीक है, लेकिन ये मजा शादी से रिलेटेड कितना है? विवाह एक आयोजन है, ये आप सब मानते हैं, जानते हैं। सनातनी दाइमा जी ने बताया कि ये एक संस्कार है, तो इस संस्कार को तो हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट का एक माध्यम बन गया, पैसे खर्च करने हैं, व्हाइट ब्लैक जो भी है वो सब भी करना है, उसके बाद में फिर ये भी बताना है कि हमें नया लेटेस्ट क्या आता है। जैसा अपूर्वा जी ने बोला कि बेटी शायद उन क्षणों को एंजॉय नहीं कर पाती है जब पिता कन्यादान कर रहा होता है, या इस तरह का कुछ वो एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि उस समय तो फोटोग्राफर का प्रेशर होता है कि हाथ इधर करिए, पोज इधर से दीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। तो अब प्रश्न मेरा आगे ये बढ़ता है कि क्या इस बदलाव से जो आप लोगों ने कहा, उस बदलाव से चलिए एंजॉयमेंट भी मिल गया,
ये भी मैंने मान लिया कि अब एंटरटेनमेंट है तो एंजॉयमेंट भी थोड़ा सा हो गया, लेकिन क्या वास्तविक रूप में एक विवाह संपन्न हो जाता है इन सारी चीजों के साथ? फैट इंडियन वेडिंग का मतलब अत्यधिक खर्चे के साथ की गई खर्चीली बड़े स्तर की शादी। कौन खुश होता है इसमें? अपूर्वा जी ने एक बात कही कि भाई जो कपल है वो तो नहीं होता, बाकी कोई होता है तो पता नहीं। तो आखिर शादी जिसकी है जब वही खुश नहीं तो बाकी कौन खुश होता है यार? एंटरटेनमेंट किसका हो रहा है? किसके लिए इतने व्यंजन? जैसा सविता जी ने कहा कि एक दिन जो बन गया मेनू वो दूसरे दिन तीसरे दिन रिपीट ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैरायटी। इन खर्चों के साथ, इन खर्चों की क्या वाकई में आपको लगता है कि आवश्यकता है? खुश कौन हो रहा है, यही क्वेश्चन है ना अपना, कि ये सब हम कर तो रहे हैं बिग फैट इंडियन वेडिंग, लेकिन खुश कौन हो रहा है? चलिए पॉइंट बाय पॉइंट सोचते हैं। दूल्हा दुल्हन शायद खुश नहीं है, उनके पेरेंट्स या इमीडिएट फैमिली क्या खुश है? 90% ऑफ द टाइम वो सब बेचारे पेन किलर्स या कुछ लेके जैसे जैसे यस को अटेंड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बोलते हैं कि जो आने वाला है क्या वो खुश है? आज कोई अगर शामिलपेट में या कहीं बाहर आउटस्कर्ट्स में काम मतलब शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है तो जाने के पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि भाई मैं कैसे ड्राइव करके जाऊंगा, साथ में कोई साधन है या नहीं है, ड्राइवर पर्टिकुलरली टाइम पे आएगा नहीं आएगा, या बच्चे छोड़ने वाले हैं या नहीं है। तो बुलाने वाले से ज्यादा जाने वाले के लिए चैलेंज है कि भैया मैं जाऊं कैसे। उसके बाद में चलिए पहुंच भी गया, पहुंचने के बाद में वहां क्या हालत है? दूल्हा दुल्हन स्टेज पे है और उनके पेरेंट्स वगैरह भी स्टेज पे हैं, तो इतनी भीड़ भाड़ में वो उस तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा? ये सारी चीजों में मुझे नहीं लगता कि आज के हिसाब माहौल में जो शादियां हो रही है उसी में कोई भी खुश है। नन ऑफ द एजेंसीज आर हैप्पी मेरे हिसाब से। कितने लोग हैं हम में से जो हम किसी विवाह में जाते, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई इनके यहाँ के 4 फंक्शन है, किसी एक में चले जाएंगे, जो सहूलियत वाला होगा उसमें चले जाएंगे। उस दिन अगर 4 शादियां हैं तो कुछ ऐसा कर लेंगे कि जहाँ पे नजदीक है ट्रांसपोर्ट का जो भी फैसिलिटी है, हमारा किसी आयोजन में जाने का जो बेस है वो इन चीजों पर आधारित होता है। ऑब्वियसली होगा ही, प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम वहां जाते हैं और जा करके कितने लोग मन से उस वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। इमीडिएट फैमिली है तो मैं सोचती हूँ कि आपको पता भी है कि नाम क्या है। कई बार तो लोगों को ये भी नहीं पता होता, खास तौर से जब ऐसे लोग जो अपने माँ बाप या सास ससुर के कहने से जाते भाई फलानी जगह जाके अटेंड कर लेना, उन्होंने बुलाया है, 4 फोन आ चुके हैं, अटेंड कर लेना। वहां पे कभी कभी हमें ये भी नहीं पता होता कि शादी है किसकी। हम क्या वाकई में वहां जाकर वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं या सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमारी अटेंडेंस लगनी चाहिए? और कहीं कहीं तो इतना मजेदार माहौल होता है कि लोग कहते हैं अरे स्टेज पे चलो फोटो खींच रही है, एक बार फोटो खिंचा के आ जाओ, काम खत्म होगा, फिर खाने की तरफ चलेंगे। या कभी कभी तो ये भी लोग कहते हैं चले जाते हैं, अभी वहां पे भीड़ कम है, उसके बाद फिर आके फोटो वोटो खिंचवा लेंगे। क्या ये सोच के साथ एक परिवार किसी परिवार को अपने यहाँ पे न्योता देता है? एक सोचने का विषय है। गलत या सही कुछ नहीं होता, आपका जाना गलत नहीं, किसी का बुलाना गलत नहीं, लेकिन इस जो आपने नवल जी ने बोला उसमें मैं आगे एक ये चीज कहने वाली थी। मैं तो ये इसके पहले का जो क्वेश्चन था, मतलब शादी में कौन खुश रहता है जी, उसके बाद में बता रहा था कि उसमें है कैटरिंग वाला, फूल वाला, ये में जो फंक्शन हॉल वाला, ये खुश होते हैं। बाकी ये इसमें तो उनको तो ये पता ही है कि भाई चाहे बीन में बन्नड़ी मरो, अपनो टीको खरो ही खरो, वो यार की बात यह बात है, बाकी और कुछ भी नहीं। बहुत धन्यवाद। वेटर, काम वाले, फूल वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, लाइट वाले, भोई, डेकोरेशन वाले, और सबसे ज्यादा इवेंट मैनेजर, और उसके बाद तो कोरियोग्राफर तो पहले ही मजे ले लेता है। बिल्कुल सही। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हाल ही में एक घटना है। एक भाई अपनी बहन के यहाँ शादी में सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां पर जो वो कॉस्ट्यूम्स की लिस्ट थी कि इस दिन ये पहनना है, इस दिन ये पहनना है, और जब उसने अपने परिवार को देखा कि वो उसकी पत्नी और 3 बच्चे यानी 5 लोगों के कॉस्ट्यूम को अगर वो इस तरह से डिजाइन करवाएगा तो मेरे ख्याल से बहन के यहाँ जितने का टीका नहीं देगा उससे ज्यादा का खर्चा तो वो अपने कॉस्ट्यूम्स पे करेगा। और इसलिए उसने डिसाइड करा कि इससे तो बेहतर है कि मैं न जाऊं।
तो जैसा नवल जी ने बोला कि बुलाने को तो हम बुला लेते हैं और इस तरह की चीजें भी हम कर देते हैं कुछ नया दिखाने के लिए, लेकिन ये कुछ इस तरह की बात हो गई नवल जी, दान में जैसी चीजें होती है ना, कभी कभी हम केवल अपने पाप काटने के लिए कि हमको खीर खिलानी है, हम डायबिटिक ब्राह्मण को भी खीर पे खीर खिलाए जाते हैं कि भाई खा ले, पूड़ी मत खा, सब्जी मत खा, 2 कटोरी खीर तो खा ले, भले ही उसके बाद उसकी डायबिटीज का कुछ भी हो। जी, वो जो आशीर्वाद देने की बात आई थी उस पे मैं ये कहना चाहूंगी अनुराधा जी कि आजकल बहुत सी जगह तो जहां हम जाते हैं वहां पे 10-10 बजे तक दूल्हा दुल्हन ही स्टेज पर नहीं आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो पार्लर से तैयार ही नहीं हो पाते हैं और इतनी डांस वगैरह में सब लोग इतना मस्त रहते हैं कि स्टेज पे आने का कोई अता पता ही नहीं होता उनका। और जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो तो बिना आशीर्वाद दिए ही घर पे चले जाते हैं वापस, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो जाता है। तो आशीर्वाद देना तो आई थिंक 90% लोग तो स्टेज तक दूल्हा दुल्हन को देखते ही नहीं है, वो सिर्फ खाना खाने आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। और शिखा जी एक मतलब तकलीफ की बात तो ये है कि मेरे जैसे लोग तो घर से खाना खा के जाते हैं उनका खाने का टाइम ही 6:30-7 का होता है, उनको पता है कि 6:30-7 तक तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो जी इसलिए बिल्कुल। खाना खा के जाओ। तो हमारे यहाँ तो वो भी टेंशन खत्म नहीं होता कि भाई एक दिन के खाने की छुट्टी भी हम नहीं कर सकते चीजें ही बहुत लेट शुरू होती हैं। खैर जोक से पार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खुशी ओवर द टाइम रीडिफाइन कर दी गई है कि हमारे घर में किसी भी शादी को अटेंड करने के बाद डिस्कशन ये होता है कि उनने बहुत अच्छी शादी करी, उनने बहुत महंगी शादी करी, वहाँ 1 करोड़ की शादी हुई है, वहाँ 2 करोड़ की शादी हुई है। फिर जब शादियां घर में होती है तो घर वाले डिस्कशन ऐसे करते हैं कि यार ये तो करना ही होगा, ये तो होना ही चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे उस रिचुअल का या उस जो भी हमारा काम हम कर रहे हैं शादी ब्याह के फंक्शन में, उसके पीछे का रीजन अगर हम साथ में बच्चों को सिखाते जाएं कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है कि हम हल्दी क्यों लगाते हैं शादी, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन हम अगर साथ में बच्चों को समझाते जाएंगे तो शायद हमारी खुशियां वापस से अपनी जगह पर आ जाएंगी कि बच्चे समझेंगे कि हाँ हल्दी में हमको गेंदे के फूल से नहीं खेलना है या फोटो नहीं खिंचवानी या पीले कपड़े पहनने से कुछ नहीं हो जाता है। हल्दी को हमारे शरीर पे लगाने के बाद वो जो साइंटिफिक रीजन है उस शादी के फंक्शन में उसके ऊपर हम तवज्जो देंगे तो शायद बच्चे भी उस तरफ जाएंगे कि हमें इधर पैसा नहीं खर्च करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। जब एक बंधन हो रहा है उसके लिए तो मेहंदी क्यों लगाई जाती है, तोरण पे तलवार क्यों मारी जाती है। मतलब मेरे परिवार में मेरे माँ बाप ने मुझे हर चीज का साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजन बताया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कई लोग इस चीज से बहुत दूर हैं और ये चीज एक ब्रिज नहीं बन पा रहा है। जो पुराने लोगों ने जो भी ये रस्में बनाई हैं और नए लोग जो उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उसके बीच का जो एक ब्रिज है हमें शायद वो फिल करना पड़ेगा, तब जाके हमारी शायद ये खुश होने की। मेरे फादर की 50th, मदर की, मेरे पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी हुई, वो लोग सिंगापुर में रहते हैं, तो मैंने और मेरे भाई ने प्लान करा कि हम दिल्ली में बड़ी ग्रैंड पार्टी करेंगे क्योंकि मेरे ज्यादातर रिलेटिव्स दिल्ली रहते हैं। तो जब ये चीज मेरे पेरेंट्स के आगे डिस्क्लोज हुई तो सबसे पहला ना जो था वो मेरे पापा का था और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी शादी के 50 साल किसी के बाद में किसी को आइसक्रीम खिलाने और रिटर्न गिफ्ट देने में नहीं व्यतीत करने, इससे बेहतर होगा कि मैं अपनी इमीडिएट फैमिली यानी मेरे भाई की और मेरी फैमिली हमको लेकर के वो कहीं जाएं और कुछ मोमेंट्स पर्सनल लेवल पे इन्वेस्ट करें जिसको हम मेमोरी के तौर पे रख पाए। एक ऐसी सोच है जहां पर जो हम बार बार कहते हैं कि हमारी फैमिली वैल्यूज की जो बातें हम करते हैं बच्चों में नहीं है, तो फैमिली वैल्यूज आएंगी कहाँ जब इमीडिएट फैमिली या उसके बाद की फैमिली के अलावा हम उन सब के लिए सोचते हैं जो हमारे आसपास भी नहीं है। कई जगहों पे हम लिस्ट में इसलिए लोगों को बुलाते हैं क्योंकि हम उनके यहाँ गए थे, उन्होंने हमें बुलाया था, तो लोक व्यवहार ये है कि हमें भी उनको बुलाना होगा। तो ये चेन तो चलती जाएगी, ये चेन तो चलती जाएगी। एक व्यक्ति की अगर पहली की पहली पीढ़ी में वो कहीं गए हैं और अब उनके पोते की शादी है तो वो तो उनको बुलाएंगे क्योंकि वो वहां गए, लेकिन सोचने की बात यह है कि पोते की शादी में छठी पीढ़ी भी आ रही है, ये कहां तक सही है। और कई जगहों पे तो ये भी देखा गया है कि पैसा किसी परिवार में नहीं है, ना बेटे वालों के पास ना बेटी वालों के पास, लेकिन ये है कि भाई हमारे तो खानदान की पहली शादी है या हमारे जनरेशन की पहली शादी है, तो ये पहली शादी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, भले ही इसके लिए उधार लिया जाए, भले ही इसके लिए परिवार वालों से रिश्ते खराब किए जाएं कि तुम कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, लेकिन
बाराती मतलब लोग तो हमारे पास 500 से कम नहीं आएंगे, हम किसको काटे किसको रखें, परिवार ही इतना बड़ा है। तो क्या करें हम, कैसे करें हम एक लीन वेडिंग शादी, फैट की जगह पे एक लीन वेडिंग शादी। जी जी नवल जी। मैं थोड़ा सा, हम लोग काफी डिस्कस कर लिए, तो मोटा मोटी जो मुझे समझ में आ रहा है कि नोबडी इज रियली एक्चुअली प्रिपेयर फॉर, जैसे उमा दीदी ने बताया कि राजश्री स्टाइल मैरिज, नोबडी इज इन फॉर इट। लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। इसके दूसरे जो इफेक्ट्स है वो मैं बताता हूँ, मैं कोशिश करूंगा बताने की। आज ये क्लियर हो गया कि न शादी करने से न होस्ट खुश है न आने वाला खुश है। फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस इसके क्या हो रहे हैं, आप पूरा खाली हो जा रहे हैं, कर्जा सिर पे चढ़ रहा है। उसके बावजूद उसके बाद में आप खुद मैरिज काउंसलर हैं, आप थोड़ा सा इस पे हाईलाइट कीजिए कि उसके बाद में कितनी शादियां टिक रही है। आई एम श्योर कि आपके पास आए दिन केस आते होंगे कि आज जो है सो 6 महीने शादी को हुई है, साल भर में नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, उसमें जो है सो डाइवर्स के लिए पोजीशन आ गई। दूसरी चीज, आज बच्चे इंडिपेंडेंट है, वो माँ बाप को देखेंगे नहीं देखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ गई है, आपके जो सो लाइफ के 30 साल एक्सटेंड हो गए हैं, उसमें आपको अपने लिए प्लान करना है, अपनी पे जो भी डिपेंडेंट है, आपकी बीवी, उसके लिए प्लान करना है, आपको उसके लिए बचा के रखना है। तो आप अगर 50-60 के हो गए हैं और आप इस स्टेज में जो है 25-50 लाख का लोन लेके खाली लोगों को बताने के लिए हाँ भाई आप जो है राजश्री स्टाइल मैरिज करते हैं, तो अल्टीमेटली चलो भाई एंजॉय हो रहा है, सब लोग मान रहे हैं उसको, बहुत सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है, दैट्स ऑल फाइन। अदरवाइज हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में जाना चाहिए फॉर वट एवर रीजन। ठीक है, बच्चे बोल रहे होंगे, बड़े बोल रहे होंगे। यस प्लीज। नवल जी आपकी इस बात पे बोलूंगी कि अभी कुछ समय पहले ही एक कपल का केस आया, 6 महीना हुआ है लड़की की शादी को, लड़की वापस घर आ गई है। और जब पेरेंट्स ने बोला कि बेटा इतना पैसा लगा के शादी हुई, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ, डिजाइनर लहंगे भी आए, सब कुछ हुआ, और अब तुम बोल रही हो कि तुम उस शादी में नहीं रहना चाहती, तो उस बच्ची का रिप्लाई ये था कि आपने जो खर्चे किए वो आपने अपनी खुशी के लिए करे। आपके जो गेस्ट लिस्ट थी उसमें से तो मैं 70% कुछ जानती भी नहीं हूँ, मेरे तो 10 दोस्त आए थे। तो अगर आपने करोड़ों खर्च करे तो वो आपका प्रॉब्लम था, आपको लोगों को दिखाना था। तो ऐसी सिचुएशन में वाकई में लाखों रुपए करोड़ों रुपए तो खर्च। और कई जगहों पे ये भी देखने को मिलता है, जैसे आपने बोला नवल जी, ये तो बात सही है कि भाई माँ बाप अपनी पूरी झोली खाली कर देते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि जितना पैसा हम सिर्फ लोगों को दिखाने में और खिलाने में लगाते हैं, अगर उसका वो पैसा रोक करके हम आगे बच्चों के करियर में लगा दें, उनके लिए ऑफिस खोल के दें या कुछ, तो कितना स्ट्रगल उनके लाइफ का हम कम कर सकते हैं। और अपने आप को सिक्योर करना भी हमारा काम है। ये सोचना कि आज हम उनकी शादी में करोड़ों खर्च कर रहे हैं, कल ये बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे, ये बहुत सही विचार है। परिवारों में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या? तो क्या हम उस गेस्ट लिस्ट को वापस खंगाल सकते हैं? क्या हम उनको वापस बुला सकते हैं कि भाई इस चीजों में हमने किया था, थोड़ी हेल्प कर दो, अब हमें अपना थोड़ा सा दिक्कत आ रही है? मुझे नहीं लगता हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। समाज के अगेंस्ट कोई बात नहीं हो रही है, परिवारों को तोड़ने की कोई बात नहीं हो रही है, परिवारों को बुलाने के लिए हमेशा हम सब तत्पर रहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिन्होंने 1000 की भीड़ बुलाई, क्या उनकी देखा देखी हमें भी 1000 की भीड़ बुलानी? क्यों इसको स्टेटस सिंबल बना के हम रखते हैं कि जो शादी में खर्च किया जाता है, अगर माँ बाप उस खर्च को वहां ना करके बच्चों के फ्यूचर में कहीं सिक्योर कर दें, अपनी सिक्योरिटी करें, तो मुझे लगता है ज्यादा व्यावहारिक चीज है। हमने वेस्टर्न कल्चर से सब सीखा, लेकिन हमने वेस्टर्न कल्चर से ये नहीं सीखा कि उनके यहाँ जब शादी होती है तो एक लिस्ट बनती है, एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में चीजें होती हैं और वो लिस्ट सर्कुलेट की जाती है और सब रिश्तेदार उसमें लिखते हैं, अच्छा हम वाटर हीटर देंगे, हम उसमें ये जूसर देंगे, हम उसमें ये देंगे। हमारे घरों में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे गिफ्ट इस घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, सोहन पपड़ी की तरह घूमते रहते हैं। हमारा पैसा भी लग जाता है, सामने वाले को हेल्प भी नहीं मिलती। तो वेस्टर्न कल्चर से कुछ चीजें हम सीख सकते हैं। तो अब वापस प्रश्न आते हैं कि करना क्या चाहिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न अभी भी है जी। जब कोई खुश नहीं है, पर शादियों का ये जो आज का रिवाज है वो कम होने की जगह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही पे तो हम बात कर रहे हैं ना कि जब कोई खुशी नहीं है, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो
कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग रीजन होना चाहिए, या नहीं तो फिर सभा में बैठे हुए सभी लोग एग्री करते हैं कि आज अगर हम किसी को ऑप्शन देते हैं, समझ लीजिए किसी को ऑप्शन दे दिया कि आप शादी कर रहे हैं तो सीधी शादी करेंगे या फैंसी वाली, फैट तो बहुत या फैट वाली, तो ऑप्शन में लोग क्या लेंगे? सभा से मैं जानना चाहती थी। रमा जी, सभा वाले यही कहेंगे जो लोगों ने कहा कि भाई हमारे तो एक ही बच्चा है, तो अब उसमें तो हम अपना पूरा मन निकाल के रख देंगे। तो पहला आंसर। दूसरा आंसर, हमने 10 लोगों के यहाँ खाया है तो अब हमारे घर मौका है खिलाने का। तो दूसरा आंसर, हमने जितने लोगों से लिया है लौटाना भी पड़ेगा। तीसरा आंसर। यही आंसर्स हैं, क्योंकि हम इसके बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पाते। हम गनगौर की नंदी की कहानी को ही रटते रहते हैं कि कोई क्या कहेगा। फिर हम, ये भी एक बड़ी बात है कि हम नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समस्या है इसका मूल कारण है कि हमने रीति रिवाजों को दिखावा कर दिया। रिवाज जो शादी के जो भी रीति रिवाज हैं उसके अनुसार हम नहीं चले। इसके उदाहरण के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें मुस्लिम्स में आज भी वो अपने उन्हीं रिवाजों के अनुसार विवाह करते हैं। वही तो उनके यहाँ इतना झंझट नहीं होता जितना हमारे यहाँ है। उनका मेनू भी बहुत सिंपल और सीधा साधा होता है। तो वो रिवाज जो हम छोड़ चुके हैं, जो संस्कार हम छोड़ चुके हैं और ये दिखावे की ओर जो बढ़ रहे हैं, तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि जो लगन का समय है उसे भी टाल सकते हैं, क्योंकि हमें वो एक इवेंट करना है तो लगन को महत्व नहीं। पंडित जी ने बोला भाई जल्दी बैठो, अरे ठीक है रुको 1 मिनट, एक वो काम और होना है। तो हम उनको तो बहुत लाइटली ले रहे हैं जो मुख्य चीज है, और हम दिखावे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें तो ये सब होना ही है। अगर हम संस्कार और रिवाजों का ही सिर्फ पालन करें शादी में तो ये नहीं होगा, और ये बहुत कठिन काम है। हम बहुत आगे आ चुके हैं। धन्यवाद। नाइमा जी, आप तो बहुत अच्छा रास्ता बता रहे थे, फिर आपने सरेंडर कर दिया। वही कठिन काम है। बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, मैं कई वर्षों तक एक संपादक रहा, उसमें लिखता गया। मेरा इतना विरोध हुआ, मेरा इतना मतलब मेरे बारे में बहिष्कार हो गया कि मेरा व्यवसाय ठप हो गया पूरा। मेरी कलम चलने लगी लेकिन मेरा व्यवसाय पूरा ठप होने लगा। इतना ज्यादा लिखा मैंने, तो ज्यादा लिखना भी, ज्यादा बोलना भी, ज्यादा बंदिश भी लगाना ठीक नहीं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के समान है ये भी। और रही बात आपने ये आने का जाना है, भाई वो अभी बन्नू आपा ने बुलावा है तो पास जानो भी है, जानो तो आनो भी है। देखिए, आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैं अपने परिवार की बता दूं, मेरी अपनी बता दूं। मैंने अपने दोनों बच्चों की विवाह में 11 व्यंजन रखे थे, और पूरी शुद्धता के साथ स्वादिष्ट व्यंजन, किसी प्रकार का कोई मतलब डेकोरेशन नहीं, सीधी सीधी मतलब साफ सुथरा, पूरे अपने आंखों के सामने गर्म पानी से धुलवा करके सब कुछ इस तरह से मैंने भोजन करवाया था काफी लोगों को। किसी प्रकार का कोई डेकोरेशन नहीं, लेकिन इतना स्वादिष्ट व्यंजन था, लोग आज भी याद करते हैं। वही जाकर के आप कहीं जाओ बड़ी शादियों में, अगर सांभर चावल नहीं मिलता है तो इतनी गालियां देता है, बोले इतनी बड़ी शादी कर दिया, सांभर चावल तक नहीं रखा इसने। इतनी गालियां देकर के आते हैं कि सांभर चावल, इतनी बड़ी शादी किया, इतना खर्च किया, हाँ 1800 रुपए की प्लेट, 2000 रुपए की प्लेट, उसमें सांभर चावल नहीं है तो क्या मजा। तो उसको आखिर में वह गालियां देकर के आता है। इसलिए कहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि आप अच्छा व्यंजन बनाइए, स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए। आपको आज भी हमको याद करते हैं लोग, अरे क्या खाना था भाई आपके यहाँ, बहुत सुंदर था, 11 व्यंजन दोनों बच्चों के विवाह में। आज भी याद करते हैं। आज हमारा मान बढ़ा है उसमें, ऐसा नहीं है कि मान नहीं बढ़ेगा। बस इतना ही कहना था। पहले जैसे गेस्ट लिस्ट बहुत लिमिटेड रहती थी, 100, 150, 200 लोग हो गए तो शादी में बहुत कुछ होते थे। सब लोग को पंगत में बिठाते थे, आके सामने से मान मनवार होती थी, ठिठोली होती थी एक दूसरे से, ब्याहियों को पकड़ पकड़ के खिलाना करना, वो सब मतलब आज क्या हो गया है, आप वेटर्स और ये सर्वर्स है बस लगे हैं स्टॉल्स, आप जाओ कौन क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है वो बस करिए। ठीक है, जस्ट ऑल वांटेड टू ऐड दिस पॉइंट। नवल भाई गेट पर ही पूछ ले, जिम कर जाइए साहब बस। कि जब भी इस तरह का कोई आयोजन हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के लोगों में कोई इतनी हिम्मत करता है, मैं तो हिम्मत की बात कहूंगी भट्टर जी, हैदराबाद में रहकर 11 व्यंजन लगाकर शादी करना, ये हिम्मत की बात और जो आपने करी। तो ऐसे किसी आयोजन को हमें और ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। हम अपने लेवल पे तो ये कर ही सकते हैं।
हमें और ज्यादा हाईलाइट करके उन लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भट्टर जी ये व्यक्तिगत मेरी सोच है कि अगर जो समाज के अग्रणी हैं अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो लोगों को ये रहता है कि भाई उनके पास था फिर भी उन्होंने नहीं करा, तो हमारे पास तो है ही नहीं, तो करके क्या काम, मतलब क्यों करना है। तो समाज का जो अग्रणी वर्ग है, अग्रणी मतलब जो सीनियर है, जो किसी पद पर है, किसी भी तरह से अग्रणी है, वो अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल सेट करता है तो हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए, मैग्नीफाई करना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि उनका उनका सम्मान भी करना चाहिए। उनको मंच पर जहां भी हम इतने प्रोग्राम्स करते हैं वहां पे उनको बुलाकर उनका सम्मान करना चाहिए कि भाई इन्होंने ऐसा एक कदम उठाया, तो उससे कोई एक परिवार तो प्रोत्साहित होगा, कहीं तो ये एक वेडिंग ऐसी होगी। हम जो भी बात करते हैं वो ये मीटिंग तक ही सीमित होकर रह जाती है, उसके आगे बढ़ती ही नहीं है। यहाँ पे सभी कोई बोलेंगे थोड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। असल जैन लोगों में जो सिस्टम है वैसा हमें भी अपनाना चाहिए। वो लोगों के पास पत्तल से लेके सब 11 चीज या 21 चीज जो भी वो लोग एक बार नियम बना देते, उससे ज्यादा हुए तो लोग खाना भी नहीं खाते, वैसे ही अपना शादी छोड़ के चले जाते। वैसे नियम अपने में भी लागू होना चाहिए। और सभी बोल रहे हैं कि इसमें डेकोरेटर्स का मजा हो जाता है, कैटरिंग वाले का मजा हो जाता है। वो कराता कौन है? हम ही लोग, हम ही उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं ना। जब हम नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे बेचारे? कमी तो हमें है, हमें आगे आना चाहिए समाज में कि भाई नहीं, ये रोक लगनी ही चाहिए। कोई लगाना नहीं चाहता। शुरुआत तो निर्मला जी अपने परिवार से करनी पड़ेगी। कोई भी रोक लगाना नहीं चाहता है। हाँ, सभी कोई बढ़ चढ़ के ही खर्चा करना अपने चाहता है। परिवार से करनी पड़ेगी, बिल्कुल। I was just praising that point कि मतलब बहुत सही चीज you had pointed out कि अगर self sufficient families है या even who are much more than that, if they start following ये 11 items में शादी करना limited लोगों में बुला करके, so it's a very good thing. If people really start doing it, तभी change आएगा. It becomes a trend. You need to make a trend basically. बिल्कुल। निखिल जी आपकी इस बात को मैं और थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ, स्पेशली जब हैदराबाद की बात होती है या मारवाड़ी माहेश्वरी समाज की बात होती है। भट्टर जी एक बात बताइए, आज के समकालीन समाज में पहले इंटरकास्ट मैरिजेस को हम कितना सपोर्ट करते थे? हम आज भी नहीं करते, डेफिनेटली हमारी पहली चॉइस तो कभी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आज हमारे घर के बच्चे ऐसा कुछ करते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं कि भाई ठीक है, उनकी खुशी के आगे हमारी कोई नहीं चलती है, हम करते हैं ना। तो हम अपने बच्चों की खुशी के लिए समाज को भी पीछे छोड़ते हैं। हम वो 4 लोगों को पीछे छोड़ते हैं जिनके डर से हम हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। भाई वो 4 लोग क्या बोलेंगे, वो बातें करेंगे, करते हैं ना। या ये कह लीजिए कि पहले जो समाज में लड़कियों को एजुकेशन या उनकी पर्दा प्रथा ले लीजिए, पर्दा भी काफी हुआ करता था मारवाड़ी समाज में, वो भी हमने छोड़ा कि भाई हम नए लोगों में आगे बढ़ेंगे, नई आधुनिकता को लेंगे। तो जब ये सब चीजों में हमने देखा देखी नहीं करी, हमने इन सब चीजों में अपने घर की जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, उसको हमने ज्यादा वरीयता दी, तो फिर हम देखा देखी के का बहाना लेकर कब तक हम ये अपने एक सेल्फ को सेटिस्फाई करते रहेंगे कि भाई हम नहीं करना चाहते थे लेकिन क्या करें, लोग ऐसा करते हैं तो हमें करना ही पड़ता है। लेकिन क्या यकीन से हम वाकई में सिर्फ देखा देखी की होड़ में करते हैं? कहीं हम अपना खुद का एक सेल्फ तो सेटिस्फाई नहीं करते? कहीं हम खुद का अपना एक दिखावा तो वहां पे नहीं रखते कि हम कोई कम है क्या? और ये कब तक हम इस चीज को ढाल बनाते रहेंगे कि भाई लोग कर रहे हैं तो ये तो ट्रेंड है। अब किसी ने फूलों की होली शुरू करी तो हमने भी शुरू कर दी। अति सर्वत्र वर्जते, ये अति ही फैट वेडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए हमारे घर में भी करीब 211 शादियां हुई है, लेकिन 11 शादियों में पहले जो शादियां हुई थी उसमें हम किसी का कोई नहीं सुने हैं, तो लोगों ने हमारा बायकाट करे थे अमीरपेट के अंदर। हमारे घर में दावत के लिए नहीं जाना बोल के अमीरपेट के लोग आए थे, हम उसकी कोई परवाह नहीं करे और हमेशा हम टाइम टेबल पे रहे। आपके जो सवाल है, लेकिन जो मेहमान आते हैं आपके घर में, जो बाराती आते हैं, अगर वो 400-600 आए तो आप क्या करेंगे? वहां पर तो आपको जो सो कॉम्प्रोमाइज करने की जगह नहीं है। आप बुलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करो, मैं मानता हूँ, लेकिन जब बाराती सामने के आते हैं और 600-700 बारात लेकर आएंगे, आप उसके लिए क्या करेंगे? और उनके खाने पीने का इंतजाम तो आपको बराबर करना पड़ेगा।
हमारे घर में आज तक का घी पाई के अंदर 150 से ऊपर हम नहीं बुलाए और कभी नहीं बुलाएंगे। और शादी ब्याह में भी हमारे घर में हमारे परिवार 600 आदमी है, लेकिन उसमें से हम एक घर से एक बुला के पूरा परिवार जो 150 के ऊपर नहीं करते। लोग नाम रखते, वी आर नॉट बादर्ड। नाम रखने वाले रखेंगे, बुलाने वाले बुलाएंगे। आज की पोजीशन ये है, आप बोलो तो आ जाते, पहले नहीं आते थे। आज की पोजीशन ये है कि आप खाली मैसेज दो, मैसेज के ऊपर आपके पास लोग आ रहे हैं। पहले कार्ड प्रिंट होते थे, आज कार्ड प्रिंट नहीं होते हैं, पूरे मैसेज के ऊपर लोगों को बुला रहे हैं और लोग आ रहे हैं। अब इसका सवाल का जवाब आप कोई दे सकते हैं तो दो, मेरे को क्या है। तो मैंने देखा है उनके परिवार को। मैंने एक बार देखा था कि 34 नंबर लिखा हुआ है, 34 लोगों का खाना बनना है। मैंने कहा भाई 34 क्यों, ये 40 लिख सकते थे, 45 लिख सकते थे, 50 लिख सकते थे। नहीं, 34 आदमियों को ही बुलाया गया है और 34 आदमियों का ही खाना बनेगा। क्या रामनारायण जी सही है ये बात? बिल्कुल सही है बाप। कि एक घर में 2 शादियां एक ही दिन में, दोनों भी अलग अलग स्थान पर, एक 12 सुबह एक 12 शाम में, एक ही घर में 2 शादियां एक में। फिर मैं वही कहूंगी भट्टर जी कि जब हमारे समाज में इस तरह के जब उदाहरण होते हैं ना, तब उनको हाईलाइट करने की जरूरत है। स्टेटस पे वो नहीं लगाया जाए, स्टेटस पे ये लगाया जाए ताकि लोग उसका अनुकरण करें। दिस इज अमेजिंग रियली। इस तरह के एग्जाम्पल समाज में होने चाहिए और हमें इन लोगों को आगे इनके बारे में बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। इस तरह की बातों को चर्चा नहीं करेंगे तब तक कोई तो कभी बोलेगा कि भाई हमने सुना था कि किसी ने अपने घर में 34 लोगों का खाना बनवाया था, तो मेरे घर में भी आज 23 का बनेगा। कभी तो ये चीज कहीं एग्जाम्पल पे आएगी। कभी तो हम कहेंगे कि जब भट्टर जी ने अपने घर में 2 बेटों की शादी 11 व्यंजन में करी, तो हम कौन से तोप हैं, हम भी करेंगे। तो कहीं तो इस तरह की चीज आगे आएगी। ये एक समाधान तो नहीं है, पर बीच में थोड़े लोगों ने ऐसा भी ट्रेंड किया था, जैसे अभी उन्होंने पूछा कि लड़के वाले ज्यादा लेके आए तो क्या किया जाए। तो इसमें कहीं कहीं ऐसा होता है कि दोनों पक्ष अगर मानते हैं कि हमको समाज में ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है, तो लड़की को देखने आते हैं, तभी शादी करके भी ले जाने की रीत देखी और हाईलाइट भी हुई। ऐसे रीतें भी हमने देखी और वो भी हाईलाइट हुई थी, न्यूज़पेपर में आए थे ऐसे कि वो लोग देखने गए लड़की को और जैसे था एक ही दिन में फेरे सब कुछ करके लेके आए। तो ये एक्सट्रीम्स पर भी लोग गए हुए हैं। चैट में अभी प्रतीक्षा जी ने लिखा कि अगर समाज के पदाधिकारी इस तरह का एक्शन लेंगे तो बाकी लोग भी उनका अनुसरण करेंगे। प्रतीक्षा जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर एक बात इसके साथ और ऐड करती हूँ कि ये कहीं ना कहीं हम एक बहाना तो नहीं देते। क्या हम हर चीज में दूसरे का अनुकरण करते हैं? क्या हम हर चीज में हमारे समाज के पदाधिकारियों को देखकर आगे चलते हैं? नहीं, हम अपनी सहूलियत से अनुकरण करते हैं। जहां पर हमारी सहूलियत है कि भाई हमें उनके जैसा कॉपी करना है, वहां पे हम एक्सक्यूज दे देते हैं कि नहीं नहीं देखो वो कर रहे हैं तो फिर करना ही पड़ता है, आखिर हमें भी समाज में रहना है। और जहां पे हमारी सहूलियत नहीं है वहां पे हम पल्ला झाड़ देते हैं। ये बड़ों की बातें हैं, ये उनके घरों में होती होंगी, हमारे घरों में नहीं। तो कहीं ना कहीं अनुकरण, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है। हम भी जब से वही कह रहे हैं कि जो समाज का जो अग्रणी वर्ग है वो अगर अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह सेट करे तो ये चीजें बिना किसी नियम के भी काफी हद तक हो सकती है। लेकिन सिविक सेंस, अपना आत्म संयम, अपना खुद का भी एक निर्णय, अपना खुद का एक विवेक, क्या हमें इसको करने के लिए नहीं बाध्य करता कि नहीं हम पहले अपनी जेब देखें। कहीं हम किसी शादी में दूसरे, और कौन कहता है कि आप गेस्ट लिस्ट कम करिए, आप गेस्ट लिस्ट मत कम करिए, कम से कम आप वहां लगने वाली 2 लेड को जो डिस्प्लेस हैं उनको कम करिए। कौन कहता है कि आप बच्चों की फोटोग्राफी मत करवाइए, लेकिन उस फोटोग्राफी में अभी जो 360 एंगल का एक नया डायमेंशन ऐड हुआ है, घूम घूम के उसमें चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम रोक सकते हैं। कौन कहता है कि आप हल्दी मत करिए, हल्दी बिंदास करिए, पूरे पीले पीले कपड़ों में करिए, लेकिन उसके साथ वो जो गॉगल लगाकर एक नया ट्रेंड स्टार्ट करके हम लोगों को बाध्य कर देते हैं कि भाई गॉगल भी लेके आना। और अभी तो एक नया ट्रेंड सेट हो गया है, अब कार्निवाल्स होने लगे हैं। अब शादियों में एक दिन कार्निवाल होता है जिसमें आपको अलग अलग, जरा सोचिए कि कहीं हमने बच्चों के स्कूल वाला माहौल तो नहीं बना दिया, सबको एक थान के कपड़े पहना रहे हैं।
जो रंग बिरंगा माहौल है उसको हमने एक थान में कन्वर्ट कर दिया, सब एक जैसा पहने। चलिए उसका भी अपना अलग मजा है, लेकिन आपका जो भी आप करते हैं वो बाध्यता नहीं होनी चाहिए। जब वो बाध्यता हो गई, जब आपने अपनी जेब को नजरअंदाज कर दिया और आपने वो बाध्यता में आ करके बिना कुछ सोचे, मतलब थोड़ा सा टाइट है, हो जाएगा, आगे चीज ठीक हो जाएगी, एक ही तो बेटी है, कब मैं अपने सपने पूरे करूंगा। उन सपनों को थोड़ा बड़ा करिए। ये सपना शायद तब और बड़ा हो जाएगा जब आपकी बेटी को स्टैब्लिशमेंट के लिए पैसों की जरूरत हो और आप तब कहें कि बेटा तेरी शादी के लिए जोड़े थे, लेकिन तुझे स्टैब्लिशमेंट में हेल्प कर रहा हूं। शादी भी करिए, धूमधाम से करिए, भारतीय सनातनी धर्म से करिए। मेरे भी 2 बेटे हैं, मुझे नहीं पता जब उनकी शादी होगी तो मैं कैसा करूंगी, लेकिन ये तो जरूर है कि आउट ऑफ पॉकेट मत जाइए। और एज अ जागरूक नागरिक, सजग नागरिक, आप जब किसी के घर में शादी में जाकर वहां एक बहुत ही प्यारा सा माहौल देखें, वहां देखें कि आज भी उन घरों में पुरानी चीजों को फॉलो किया जा रहा है, आज भी कम खर्चे में शादी हो रही है, हाईलाइट करें। सोशल मीडिया बहुत सशक्त माध्यम बन गया, उस सोशल मीडिया का प्रयोग करके उस घर को हाईलाइट करें, उनसे छोटी सी क्लिपिंग लें कि आपने इतना साहस कैसे लिया आज की डेट में इस तरह के आयोजन करने का। तो जब आप उसको डिस्प्ले करें, जब आप कहें कि मतलब इट वाज अ वंडरफुल वेडिंग, तब लोग भी शायद हमसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो प्रोत्साहित होगा। आज हमारी इस चौपाल चर्चा से प्रोत्साहित होगी, मैं जानती हूँ ऑल ओवर इंडिया में माहेश्वरी समाज में कई जगहों पे ऑनलाइन चर्चाएं शुरू हो। रिजल्ट कितना आएगा नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कहीं बात निकलेगी तो दूर तलक तो जाएगी, थोड़ा सा तो कहीं जाएगी, थोड़ा सा तो कहीं किसी का तो कहीं कोई मन तो बदलेगा, कोई कहीं तो एक कोशिश करेगा कि नहीं हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा जब हम रीति रिवाजों की बेड़ियां तोड़ सकते हैं तो हम दिखावे की और देख कर एक दूसरे को करने की होड़ क्यों नहीं तोड़ सकते। जब हम अपने बच्चों की खुशी के लिए उनका करियर एक्सेप्ट कर सकते हैं, कभी कभी अंतरजातीय विवाह भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब हम उनकी खुशी के लिए क्यों नहीं ये बोलते कि हाँ ठीक है, तुम्हें हम अपने रीति रिवाज भी करेंगे, तुम अपना मन भी रखो, लेकिन सब चीज बैलेंस होती रहे। क्यों हम अपनी पॉकेट पूरी खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा कहीं चूंकि ये मंच हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत तरह से मंच है ये, तो उनको भी मेरी एक अनुरोध है कि नहीं ऐसा ना करें, सब कुछ खाली ना करें, कुछ तो अपने पास रखें, क्योंकि अच्छा है बच्चे, हम काफी अच्छे हैं, हम सब अच्छा सबका ध्यान रखते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमारा करेंगे, लेकिन फिर भी समाज हमारे काम आता है, हमें सहयोग देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कई बार खासतौर से मिडिल क्लास, वो तो किसी के पास जा भी नहीं पाता जब उसको जरूरत पड़ती है। तो अपने आप को सशक्त रखें। जो समय बैठकर बच्चों के साथ में डिजाइनर सेट करने में लगाते हैं, उतना समय कभी अपनी शादी की चर्चा करने में लगाएं। कभी उनको ये बताएं कि आज वो डिजाइनर के पास जाने से अच्छा उस कपल के पास जाओ, वो 60-70 साल से एक साथ है, जरा जाके उनसे बात तो करो कि कैसे निभा रहा है अभी तक, या 10 साल की शादी नहीं निभ रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कुछ एक कदम आगे बढ़े तो ये चौपाल चर्चा अपने नए आयाम, कहीं तो कुछ हुए, कहीं तो कुछ हो। कई टॉपिक्स काफी मुश्किल होते हैं क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए, मतलब इन चीजों को बोलना, कभी लोग ये भी बोलते हैं, जैसे किसी ने बोला कि कहना बहुत आसान है, जब अपने ऊपर आती है तो सब वही करते हैं। तो हमें इसी देखा देखी, इसी जो एक होड़ है उसको थोड़ा सा कहीं कम ना हो, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अवेयरनेस में तो आए, कहीं जागरूक तो हम बने। अगली बार व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालने से पहले मेरी एक बात याद तो आए कि अच्छा इसके साथ हम किसी और का भी कुछ डालें जिससे लोग उसको फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि मेरे विचारों से शायद आप लोग सहमत हो। तो बिग फैट वेडिंग आप जरूर करें। अपूर्वा जी की तकलीफ को भी ध्यान में रखें कि भाई लड़का लड़की पे इतना प्रेशर ना डालें कि वो अपनी खुद की मैरिज एंजॉय ना कर सके। उन्होंने शायद जो मोमेंट्स मिस करे वो जब दूसरे की शादी में देखेंगी तो और एक अंदर से आता है कि ये मोमेंट तो मैंने मिस किया। तो हम अपने बच्चों को वो पूरा उनकी शादी एंजॉय करने का और विवाह को एंजॉय करने का, ये सेलिब्रेशन को एंजॉय करने का, जो दो परिवारों का मिलना होता है उसको एंजॉय करने का उनको समय दें।
ना कि जिस तरीके की चीजों में, आडंबरों में हम लग गए हैं, उनको ही निभाने में हमारा पूरा समय चला जाए। जैसे पहले हमारा समाज बहुत ही लिमिटेड था, सबका एक दूसरे के घरों में डे टू डे बेसिस पे जाना आना था, परिवार भी बड़े थे, समाज भी जो है सो फैमिली की तरह रहता था। जब जो है सो आप कुछ भी करो तो उसका इफेक्ट सब पे होता था। आज आप बुला रहे हैं तो सामने वाला आ रहा है, वो भी आप पे आके एहसान कर रहा है, वो फैक्ट है। उसके बाद में अब चाहे बड़े लोग ये शादी का स्केल डाउन करे ना करे, वो उनकी मर्जी है। आप जो सशक्त है उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? जो हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग को आज बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड। आपने बुलाया है तो उसको आना है, उसको न लड़का कौन है उसे मतलब है, न लड़की कौन है उसे मतलब है, उसको कुछ मतलब नहीं है। आपने बुलाया है, उसको आना है। तो आप जो सो कॉल्ड बिग फैट इंडियन वेडिंग करके आप किसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई आई एम समबडी और आई एम सो एंड सो, या राजकीय स्टाइल में मैंने इतनी ग्रैंड शादी की। आपने कल क्या खाया आज दूसरी शादी में जाके भूल जाएंगे। वैसे भी नवल जी, नंदी सब गनगौर मनाते हैं, नंदी की कहानी सब याद रखें। आप इटालियन रखेंगे तो लोग चाइनीज पूछेंगे, चाइनीज रखेंगे तो लेबनीज के बारे में बोलेंगे, और आप सब रख देंगे तो लोग कहेंगे सांबर चावल तो लगाया नहीं। बड़ी शादी कर दी और सांबर चावल ही नहीं। तो अल्टीमेटली बात यही रह जाती है कि भाई जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए। अभी जैसे आपने भी बताया, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ ना कुछ अपने लिए बचा के रखिए। और एक बात जो नंदू भाई ने बोली है वो वापस याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज अपनी अपनी वसीयतें लिखिए। उसके लिए कुछ भी टेक्निकल हेल्प चाहिए हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, वी विल ट्राई टू गाइड यू। उसमें कुछ ज्यादा कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन आगे के इश्यूज बहुत सारे उसमें सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा जो बात कर रहे थे, जो अभी कावरा जी ने भी वो बात उठाई थी कि पहले, आज की डेट में भी एक्चुअली रिश्ता दो परिवारों का है। आप दोनों परिवार अगर बैठ के बात कर सकते हैं कि किस स्केल पे करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे इश्यू सॉल्व हो सकते हैं इसमें। आप बच्चे की सिक्योरिटी देखिए, खुद की सिक्योरिटी देखिए, उनका लाइफ बनाइए। जी, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को अब यहीं पे हम विराम देते हैं, और अगली चर्चा आपके साथ इसी संदर्भ में होगी कि रीति रिवाजों का जो बदलता स्वरूप है वो क्यों है, कैसे है, जो मांगलिक जो चीजें हैं, जो मुहूर्त हैं, उनका क्या औचित्य है, इन सब पर हम बात करेंगे। क्योंकि ये चर्चा पूरी बेमानी है जब तक कि तीनों पीढ़ी एक साथ नहीं बैठी। कल, आज और कल तीनों का समाहित होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम बोल के निकल जाएंगे डिस्कशन में, कुछ भी रिजल्ट नहीं होगा। तो अब मैं सविता जी को बुलाना चाहूंगी जो हमारी एफओई की बोर्ड मेंबर हैं। कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सबसे पहले तो मैं नवल भाई और जयश्री जी का धन्यवाद, जो इतना अच्छा मंच दिया जुड़ने का। उसके बाद अनुराधा जी, जो आज इतना अच्छा रस भरा सब्जेक्ट उठाया, जिससे हमारी कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा तो झकझोर गई कि हमारे अंदर ही बैठा है वो चोर, वो जो बाहर आया आज निकल के। सबसे बड़ा ये बहुत अच्छा पॉइंट रहा आज का। मेरे सभी भाई बहन जो जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ इसी तरह से जुड़े रहें और अपने रिश्तेदारों को भी जोड़े, ताकि हमारा हर परिचर्चा अच्छी तरह सफल हो और समाज में एक नई लहर जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।